यह कहानी सुंदर गांव रामबाड़ी में रहने वाले दो भाइयों से शुरू होती है। कन्हैयालाल रामबाड़ी गांव का सबसे धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। वहीं कन्हैयालाल का छोटा भाई भोला गरीबी में भी ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। माता पिता के एक हादसे में गुजर जाने के बाद कन्हैयालाल के मन में लालच आ गया। उसने बड़ी ही धूर्तता से सारी पुश्तैनी जायदाद पर अपना कब्जा जमा लिया। भोला के हिस्से में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आया, लेकिन उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वह सोना उगलने वाली फसलें देती थी। भोला उसी उपज के सहारे अपने बेटे चिराग को शहर में पढ़ा रहा था ताकि उसका सपना पूरा हो सके। कन्हैयालाल के पास सब कुछ होते हुए भी भोला की उस जमीन का मोह उसे सता रहा था। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा था और एक दिन दोपहर के समय भोला अपने खेत में हल चला रहा था। तभी कन्हैयालाल अपनी नई चाल के साथ वहां आ पहुंचा। कैसे हो भोला? सुना है तुमने अपने बेटे चिराग को शहर पढ़ने भेजा है। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाई ये ज़मीन बहुत छोटी है। इसमें चाहे जितनी मेहनत कर लो, इतनी आमदनी कहाँ होगी कि आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सको। मुझे डर है कि छोटी खेती से तुम उसके सपने पूरे नहीं कर पाओगे। भैया आप ठीक कह रहे हैं, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ज़रूरत पड़ी तो उधार ले लूँगा, मगर चिराग की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, ताकि उसे वह गरीबी ना देखनी पड़े जो मैंने देखी है। अरे भोला, तेरी बातें सुनकर मन दुखी हो गया। क्या तू मुझे अपना नहीं मानता? दूसरों से पैसे क्यों मांगेगा? कर्ज लेकर मुसीबत में क्यों पड़ेगा? मैं हूँ ना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भैया आपकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूँ। आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। मेरा मतलब बहुत सीधा है। चिराग की पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वह मैं दूंगा। आखिर तू मेरा छोटा भाई है। मेरे पास इतनी दौलत है, अगर वह तेरे काम न आए तो उसका क्या फ़ायदा। भैया आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा किया है। किसी से बड़ी रकम लेना मुझे ठीक नहीं लगता। अरे मैं तुझे मुफ्त में पैसे थोड़े ही दे रहा हूँ। अगर तुझे संकोच है तो अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रख दे। जब पैसे हो जाएं तब वापस ले लेना। आजकल लोग ऐसे ही काम करते हैं। अपने भाई पर भरोसा करने में क्या बुराई है? नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। ये खेत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, मेरी ज़िंदगी का सारा है। इसी से मेरे बेटे का भविष्य जुड़ा है। मैं इसे गिरवी रखकर अपनी उम्मीदें नहीं खो सकता। मुझे विश्वास है कि मैं इस खेत की मेहनत से चिराग का सपना पूरा करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। भोला की बात सुनकर कन्हैयालाल गुस्से से तिलमिला उठा। वह पैर पटकते हुए वहां से अपने घर लौट गया। चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सका। उधर भोला भी सब कुछ भुलाकर फिर से अपने खेत के काम में जुट गया। दिन बीतते गए, लेकिन कन्हैयालाल का लालच बढ़ता गया। उसने खेत हासिल करने की ठान ली। वह घंटों तक यही सोचता रहा कि भोला को अपने जाल में कैसे फंसाए। तभी उसके मन में एक नई साजिश ने जन्म लिया। वह मुस्कुराता हुआ नई उम्मीद के साथ भोला के दरवाजे पर जा पहुंचा। भोला, तेरी मेहनत और अपने बेटे के लिए तेरे जज्बे को देखकर मुझे बहुत तुझ पर गर्व हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि पैसे की कमी तेरे बेटे के सपने के बीच में आए। अगर तू सच में मुझे अपना बड़ा भाई मानता है तो आज मेरी एक बात और मान ले। भैया आप मेरे बड़े हैं, आपकी बात टालना मेरे बस की बात नहीं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तेरे लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिससे तेरा भी भला होगा और मुझे भी सुकून मिलेगा। मेरी बड़ी ज़मीन तेरे खेत में कई गुना ज़्यादा उपजाऊ है। वहाँ खेती करेगा तो फसल की ज़्यादा होगी और चिराग की पढ़ाई की चिंता भी ख़त्म हो जाएगी। बस कुछ समय के लिए हम दोनों अपनी ज़मीन बदल लेते हैं। मेरी बड़ी ज़मीन तू संभाल ले और तेरी छोटी सी ज़मीन मैं रख लेता हूँ। जब तेरी इच्छा हो हम फिर से अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे।
भोला के मन में एक अनजाना डर था, लेकिन कन्हैया लाल की चिकनी चुपड़ी बातों और भाईचारे के दिखावे के आगे वह टिक न सका। आखिरकार वह समझौते के लिए तैयार हो गया। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आपकी बात टालना मेरे लिए उचित नहीं। मैं इस समझौते के लिए तैयार हूँ। भोला को कागजी कार्यवाही की ज्यादा समझ नहीं थी। कन्हैया लाल ने इसी बात का फायदा उठाते हुए चालाकी से उससे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। भोला इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने अनजाने में अपनी ही बर्बादी पर मुहर लगा दी है। वक्त गुजरता गया। एक दिन भोला उस अनजान जमीन पर पूरे मन से मेहनत कर रहा था। दिन भर खेत में काम करने के बाद वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। पूरे खेत में पौधे लहला उठे हैं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें पानी दे दूंगा। आज तो शरीर पूरी तरह थक गया और भूख भी ज़ोरों की लग रही है। आज घर जाकर आलू टमाटर की सब्जी और गरम गरम रोटियों का मज़ा लूँगा, फिर चैन से सोऊंगा। चलो अब घर चलते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब भोला खेत पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक लहलहाते पौधे आज पूरी तरह सूख चुके थे। तब उसे एहसास हुआ कि कन्हैया लाल ने उसे मीठी बातों में फंसाकर बंजर जमीन थमा दी थी, जहां कुछ भी उगना संभव नहीं था। हाय भगवान, ये क्या हो गया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बेटे चिराग की पढ़ाई कैसे पूरी कराऊंगा। उसके सपनों का क्या होगा। भैया ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने चालाकी से मुझे बंजर ज़मीन थमा दी। नहीं, मैं ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहूँगा। अभी जाकर उनसे उनका जवाब मांगूंगा। उन्हें मेरे खेत हर हाल में लौटाने होंगे। अंदर ही अंदर टूट चुके भोला ने किसी तरह खुद को संभाला। उसका भरोसा पूरी तरह बिखर चुका था। मायूस मन और भारी कदमों के साथ वह कन्हैया लाल के घर की ओर चल पड़ा, ताकि अपना इकलौता सहारा, अपना खेत वापस मांग सके। भैया, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस ज़मीन को आपने उपजाऊ बताया था वह तो पूरी तरह बंजर निकली। मेरी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा खेत मुझे लौटा दीजिए। वही मेरे परिवार का सहारा है। उसी के भरोसे मैं अपने बेटे चिराग की पढ़ाई पूरी कराना चाहता था। अगर वह खेत नहीं मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बस बहुत हो गया भोला। अब ये रोना धोना मेरे सामने मत करो। जरा इन कागजों पर नज़र डालो। इन्हीं पर तुम्हारे अंगूठों के निशान हैं। तुमने अपनी मर्जी से ज़मीन बदलने की लिखित मंजूरी दी थी। अब वह मेरा खेत है और यह ज़मीन तुम्हारी। कानून भी मेरे साथ है, इसलिए बेकार की बहस मत करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अगर दोबारा इस ज़मीन पर अपना हक जमाने की कोशिश की तो ऐसा मुकदमा ठोकूंगा कि सारी उम्र अदालतों और थानों के चक्कर लगाते रह जाओगे। अब निकलो यहाँ से। धोखे से बने उन कागजों ने भोला को बेबस कर दिया। वह चाहकर भी कुछ न कर सका और मायूस होकर घर की चौखट पर आ बैठा। एक ऐसी चिंता और तनाव में कई दिन बीत गए। इसी बीच भोला के फोन की घंटी बजी। कॉल उसके बेटे चिराग की थी, जो अपने पिता से कॉलेज की फीस को लेकर बात करने के लिए उत्साहित था। पिताजी, कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए आखिरी तारीख का नोटिस आ गया है। कल की फ़ीस जमा करनी है। अगर हो सके तो आज ही पैसे भेज दीजिए, नहीं तो मेरा नाम रुक सकता है। बेटा, इस बार मैं बहुत लाचार हूँ। घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। अभी तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। चाहकर भी तेरी फीस का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा। मुझे माफ़ कर देना बेटा। तेरे पिता आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब तक अपने दर्द को छिपाए बैठे भोला का धैर्य जवाब दे गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने रोते रोते चिराग को पूरा सच बता दिया। पिताजी, अब एक भी आंसू मत बहाइए। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है। अब आपकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल सुबह ही गांव पहुंच रहा हूं
अगर चाचा ने चालाकी और कानून का सहारा लेकर हमारा हक छीना है तो मैं भी उनकी कानून के दम पर खेत वापस लेकर रहूँगा। आप बस हिम्मत बनाए रखिए, इस बार अन्याय नहीं सच की जीत होगी। कल मिलते हैं पिताजी। आर्थिक तंगी ने आखिर चिराग के सपनों पर भी विराम लगा दिया। फीस न भर पाने के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कॉलेज से नाम कटने के बाद वह भारी मन और अधूरे सपनों के साथ अपने गांव लौट आया ताकि इस मुश्किल घड़ी में अपने पिता का सहारा बन सके। वाह, गांव की हवा में कितना सुकून है। चारों तरफ हरियाली, साफ वातावरण और ताज़ी हवा। शहर की भागदौड़ के बाद यहाँ आकर मन ही खुश हो गया। भाई, रामपुर चलोगे? मैं बहुत दिन बाद गांव और लौटा हूँ, इसलिए जल्दी से घर पहुँचना चाहता हूँ। क्यों नहीं बाबूजी, आइए बैठिए। आपका गांव भी पड़ता है और मुझे भी सवारी मिल गई। सामान पीछे रख दीजिए, फिर आराम आराम से चलते हैं। रास्ते में बातें भी होती रहेंगी। भोला ने भारी मन से चिराग को पूरी सच्चाई बता दी। उसने एक एक घटना सुनाई कि कैसे उसके अपने बड़े भाई कन्हैया लाल ने मीठी बातों और छल से उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली। सब कुछ सुनकर चिराग भी समझ गया कि उसके पिता ने सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि अपनी बरसों की मेहनत और उम्मीदें भी खो दी थीं। पिताजी, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। शहर में मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि लोगों की नीयत पहचानना भी सीखा है। मेरे मन में एक तरकीब है, आप बस धैर्य रखिए। जैसा मैं कहूँ वैसा ही कीजिए। इस बार चाचा अपनी ही चाल में फंसेंगे और आपका खेत अपने हाथों में वापस करेंगे। रात के 2 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी चिराग और भोला दबे पांव कुछ घड़े लेकर बंजर जमीन पर पहुंचे। दोनों ने चुपचाप गड्ढे खोदकर घड़ों को मिट्टी में दबा दिया। चिराग के चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान बता रही थी कि उसने कन्हैया लाल के लिए कोई नई चाल चल दी है। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि भोला के खेत से सोने से भरे घड़े निकले हैं। कल तक जो लोग उसे बेबस और बदनसीब समझते थे, वही आज उसकी किस्मत और मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे भाई, क्या तुमने सुना? जिस जमीन को हम सब बंजर समझते थे, आज वहीं सोना उगल रही है। भोला की किस्मत तो पलट ही गई। कल तो जैसे परेशानियों से घिरा हुआ था, आज देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। सच कह रहे हो भाई, मैंने भी सुना है कि घड़ों में सोने के सिक्के निकले हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि जिस बंजर जमीन में कोई फसल नहीं उगती थी, उसके अंदर इतना बड़ा खजाना कैसे छिपाया था। लगता है इस बंजर जमीन में वर्षों पुराना कोई रहस्य दबा हुआ है। अब भोला को किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये खजाना उसके परिवार की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी है। कल तक जो दाने के लिए मोहताज था, आज वही गांव के लिए सबसे अमीर लोगों में गिना जाएगा। सच में, जब किस्मत बदलती है तो पल भर में सब कुछ बदल जाता है। भोला के खेत से सोने के घड़े मिलने की खबर सुनते ही कन्हैया लाल के होश उड़ गए। लालच ने उसके मन में फिर से हलचल मचा दी। वह बेचैन होकर तुरंत उस खेत की ओर चल पड़ा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? जिस जमीन को मैंने मामूली समझकर भोला को दे दिया था, वह आज खजाना उगल रही है। अगर वहाँ 2 घड़े मिले हैं तो ज़रूर और भी खजाना छिपा होगा। वह ज़मीन मुझे वापस चाहिए। मैं अपनी ही ज़मीन को किसी और के हाथों में नहीं रहने दूंगा। इससे पहले कि भोला सब कुछ निकाल ले, मुझे वहाँ तुरंत पहुँचना होगा। देखो भोला, उस बंजर ज़मीन पर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह ज़मीन मेरे लिए सिर्फ एक ज़मीन नहीं बल्कि मेरी पुरानी यादों से जुड़ी हुई है। अब मेरा मन उसे वापस पाने के लिए बेचैन हो रहा है। तुम बस कागज़ ले आओ, हम फिर से अपनी ज़मीन की अदला बदली कर लेते हैं। मैं चिराग की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, उसे शहर में पढ़ाऊंगा और उसकी हर ज़रूरत का खर्चा भी दूंगा। बस तुम वह ज़मीन मुझे वापस कर दो। भैया,
अब ऐसा कैसे हो सकता है जब कागज़ों पर सब कुछ बदल चुका है और ज़मीन की अदला बदली हो गई है? तो अब इसे फिर से बदलने का क्या मतलब है? आपकी ज़मीन अब मेरी है और मेरी ज़मीन आपकी। मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। अरे भोला, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? देखो, ये तुम्हारी पुरानी ज़मीन के कागज़। तुम अपनी ज़मीन वापस ले लो और मुझे वह ज़मीन दे दो। आखिर एक भाई ही दूसरे भाई के काम आता है। चिराग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ चाचा जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, चाचा जी, यदि यह बात आपको मजाक जैसी लग रही है ना, तो कोई बात नहीं, आपकी ज़मीन आपको वापस मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मेरी अहम शर्त होगी। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक यह सौदा पूरा नहीं होगा। अरे बेटा चिराग, तू जितनी चाहे उतनी शर्तें रख दे। मेरी तो बस यही एक इच्छा है कि मुझे मेरी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन वापस मिल जाए। तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको अपनी ज़मीन दोबारा वापस चाहिए तो सबसे पहले हमारी ज़मीन हमें लौटानी होगी, साथ ही 6 लाख रुपए की राशि भी देनी होगी, और यह सब एक कानूनी लिखित समझौते में दर्ज होगा। उसके बाद ही हम आपको आपकी ज़मीन वापस लौट सौंपेंगे। अब फैसला आपके हाथों में है चाचा जी। क्या यह शर्तें आपको स्वीकार हैं? कन्हैयालाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बुदबुदाया। 6 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन उस जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है, उसके सामने यह रकम कुछ भी नहीं। अगर मुझे वह जमीन मिल गई तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। अरे चिराग बेटा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। 6 लाख का इंतजाम भी एक दिन में ही कर दूंगा। जो भी दस्तावेज तैयार करने हैं, मैं उन पर बिना किसी हिचकिचाहट के हस्ताक्षर कर दूंगा। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि वह बंजर ज़मीन मेरी फिर से मुझे मिल जाए। अगले ही दिन कन्हैयालाल ने कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर किए और 6 लाख रुपए भोला को सौंप दिए। जैसे ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी हुई, खजाने का लालच उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। वह तुरंत अपने नौकर लालू राम को आवाज लगाते हुए उस बंजर खेत की तरफ निकल पड़ा। अरे ख्याली, ऐसे खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो? फावड़ा उठाओ और पूरे खेत की खुदाई शुरू कर दो। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। चाहे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन पूरा खेत खोद डालो। जी सरकार, जैसा आपका हुक्म। अभी पूरे खेत की खुदाई शुरू करता हूँ। ख्याली ने अकेले ही पूरा खेत खोद डाला, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। न कोई सोने का सिक्का मिला और न ही खजाने का कोई निशान दिखाई दिया। यह देखकर कन्हैयालाल की चिंता और बढ़ गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो। अरे ख्याली भाई, इतनी खुदाई के बाद तो कुछ ना कुछ मिला ही होगा। जरा अच्छे से देख, मिट्टी में कुछ तो टकराया होगा। जल्दी बता, कुछ क्या मिला है? माफ करना हुजूर, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और पूरा खेत खोद मारा, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो दूर दूर तक किसी घड़े या खजाने का कोई निशान तक नहीं दिखाई दे रहा है। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। ये मैंने क्या कर लिया? लालच के पीछे भागते भागते मैंने अपनी हरी भरी ज़मीन भी खो दी। उन दोनों ने मुझे बड़ी चालाकी से ठग लिया और ऊपर से मेरे 6 लाख भी ले गए। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मैं अपने गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है, जैसा कन्हैयालाल के साथ हुआ। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, कई बार वही मुसीबत उसके अपने कदमों में आ जाती है। चिराग की समझदारी से भोला को उसका हक वापस मिल गया था। इसके बाद भोला ने अपने बेटे चिराग को दोबारा शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को पूरा कर सके।